टीडीएस क्या है, टीडीएस क्यों काटा जाता है, टीडीएस काटना क्यों जरूरी है, टीडीएस नहीं काटे तो क्या होगा। ठीक है, टीडीएस डिडक्टर, टीडीएस डिडक्टी क्या है, फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS क्या है। इस वीडियो के अंदर हम टीडीएस के बारे में डिटेल से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि टीडीएस एक्चुअल में होता क्या है। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टी का मतलब टैक्स, डी का मतलब डिडक्टेड, एस का मतलब सोर्स, यानी इनकम सोर्स पर डिडक्ट होने वाला टैक्स टीडीएस कहलाता है। यानी किसी भी इनकम पर जो टैक्स काटा जाता है उसे टीडीएस कहते हैं। किसी भी तरह की इनकम हो उस पर जो टैक्स काटा जाता है उसे टीडीएस कहते हैं। अब ऐसी इनकम नहीं होनी चाहिए जो इनकम टैक्स द्वारा मतलब मान्य नहीं है। जैसे कोई मजदूर है, वो मतलब दिहाड़ी करके शाम को 400-500 रुपये लाता है, उस पर टीडीएस है वो नहीं कटेगा, क्योंकि वो टीडीएस के लिए लायबल इनकम नहीं है। यानी जो इनकम और इनकम की लिमिट लिस्टेड है इनकम टैक्स पर या फिर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसी इनकम पर टीडीएस काटा जाता है। वो हो सकती है एफडी पर कमाई जाने वाला इंटरेस्ट, वो हो सकती है किसी भी कंपनी में काम करने वाले बंदे की सैलरी एक्सेट्रा। ठीक है, गेम से होने वाली इनकम ETC। आप इतना मान के चलिए तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लिस्टेड है जिस पर टीडीएस काटा जाता है, एक मिनिमम लिमिट तक कुछ इनकम ऐसी होती है जिस पर टीडीएस नहीं काटा जाता है। जैसे कि मान लो कि किसी इनकम की लिमिट है कि 1 लाख रुपए तक ये कमाता है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। तो इस तरह की लिमिट भी होती है। चलिए एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। कुछ इनकम के एग्जांपल आपको मैं देता हूँ जिस पर टीडीएस काटा जाता है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन गेम खेल के यदि कोई पैसे कमाता है तो 30% टीडीएस कटेगा। 1000 रुपये यदि वो कमाता है तो 30% टीडीएस कट के उसको 700 रुपये ही मिलेंगे। इसके लिए मिनिमम कोई लिमिट नहीं है। आप 10 रुपये भी कमाते तो भी 30% कटेगा, और आप 1000 रुपये कमाते हैं, लाख कमाते हैं, 10 लाख कमाते, कितने भी कमाते हैं, आपके टीडीएस जरूर कटेगा। दूसरी बात, टीडीएस नहीं काटेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। रेंट से, लैंड या बिल्डिंग से, यानी आप रेंट पर देकर किसी चीज़ को किराए पर देकर पैसे कमाते हैं और वो पैसे सालाना 2,40,000 से ज़्यादा आप कमा रहे हैं तो 10% का टीडीएस काटना जरूरी है। दूसरी बात, परक्यूजिंग बेनिफिट, इसे आप मान सकते हैं कि एक्स्ट्रा बेनिफिट। ठीक है, कि एक्स्ट्रा, जैसे कोई मान लो कि आपने कोई कंपनी ने कह दिया कि आप हमारे प्रोडक्ट को सेल करवा दीजिए, आपको लाख रुपए 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा में दे देंगे। तो यदि सालाना 20,000 से ज़्यादा का बेनिफिट आपका होता है, इस तरह का परक्यूजिंग बेनिफिट, तो 10% का टीडीएस काटना पड़ेगा, कटेगा। दूसरी बात, प्रोफेशनल फीस, जैसे कोई कंसल्टेंसी फीस हो गई, लॉयर की, या फिर आप मान सकते हैं एडवोकेट की, या फिर कोई भी यूट्यूबर की, मोटिवेशनल स्पीकर की, साइकोलॉजिस्ट की, कोई ऐसी इनकम जो कंसल्ट करने से या फिर प्रोफेशनल फीस है, तो 30,000 से ज़्यादा यदि वो कमाते तो 10% का टीडीएस कट जाएगा। कमीशन, जैसे कोई इंश्योरेंस एजेंट है या फिर किसी भी तरह का कमीशन कमाता है, चाहे वो कैसा भी कमीशन हो, 15,000 रुपये से ज़्यादा कमीशन कमाता है, 5% का टीडीएस उसका कटेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिस पर टीडीएस काटा जाता है। ये मैंने 5 एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। आपको मिल जाएगी ये लिस्ट cleartax.in पर, जहाँ पर आप आओगे टीडीएस चार्ट फॉर 2023 या फिर 2020 मतलब 4 से 5 के बीच में सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन भी आपको दिखा देता है कि सेक्शन के साथ टीडीएस काटा जाता है। टीडीएस किसके द्वारा काटा जाएगा ये दिखा रहा है, मतलब किसका कटेगा ये दिखा रहा है, यानी किसी का सैलरी आती है तो कितना टैक्स कटेगा यहाँ पर दिखा रहा है। जहाँ पर कोई ईपीएफ से पैसे विड्रॉल कर रहा है तो कितनी लिमिट है और कितना % टैक्स कटेगा ये दिखा रहा है। दूसरी बात, इंटरेस्ट या सिक्योरिटी से यदि कोई पैसे कमा रहा है तो कितना लिमिट है और कितने % का यहाँ पर टीडीएस कटेगा, ये सारा ही चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि टीडीएस एक्चुअल में काटा क्या जाता है, इसका प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कोई मान लेते हैं कि बिल्डिंग रेंट से, यानी कि किराए से वो कमा रहा है, एक कोई बंदा है, जय सिंह नाम है उसका, ये पैसे कमा रहा है। XYZ कंपनी है, इसका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो मकान किराए पर लेती है जय सिंह से 35,000 रुपया मंथ से। यानी कि ये जो कंपनी है इसका खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, और ये जय सिंह की इनकम हो रही है। XYZ कंपनी यहाँ पर मकान किराए पर लेती है जय सिंह से 35,000 रुपये महीना के रेंट से। ठीक है, अब इसमें डिडक्टर डिडक्टी क्या है वो समझ लेते हैं। मतलब डिडक्टर होता है जो टीडीएस काटते है, कंपनी काटेगी। ठीक है, ये होगी डिडक्टर, टीडीएस काट के ही ये रेंट पे करेगी। इसका क्या प्रोसेस रहेगा बताऊंगा मैं आपको। और जो डिडक्टी वो होता है जिसका टीडीएस कटता है, यानी इसकी इनकम है तो इसके टीडीएस कट रहा है, तो ये हो गया डिडक्टी। और रेंट है 35,000 रुपये महीना। इस पर आपको पता है, मैंने आपको बताया कि 35,000 को हम 12 से गुणा करते हैं तो 4,20,000 हो जाता है। ठीक है, 4,20,000, 2,40,000 से ज़्यादा तो इस पर टीडीएस कटेगा। मैंने आपको अभी बताया था कि रेंट से जो इनकम होती है उसे 2,40,000 रुपये से सालाना ज़्यादा है तो उस पर टीडीएस कटेगा। अब टीडीएस कटेगा
कितना कटेगा 10%। तो 10% इसका टीडीएस काट ले 3500 रुपये टीडीएस प्रति महीना कटेगा। टीडीएस है आफ्टर रेंट कितना हो जाएगा, यानी टीडीएस के काटने के बाद है वो रेंट कितना होगा 31,500 रुपये ही अक्सवाई कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड है वो जय सिंह को पे करेगी। अब आप भाई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा 31,500 है, ठीक है, और 10% टीडीएस काट लिया। अब आप सोचेंगे कि 3500 रुपये तो अक्सवाई प्राइवेट लिमिटेड के पास बच गए, उसने तो जय सिंह को किराया दिया, वो 31,500 ही दिया। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये जो अक्सवाई प्राइवेट लिमिटेड के पास नहीं बचेगा, ये हर महीने के 7 तारीख से पहले यानी जिस महीने का रेंट पे कर रहे हैं उस महीने की अगली 7 तारीख से पहले इनकम टैक्स के पास है वो ये रेंट है वो जमा करवाना पड़ता है, क्योंकि ये रिफंडेबल होता है। यदि जय सिंह की लायबिलिटी नहीं बनती है कि वो इनकम टैक्स पे करे, उसको रिफंड कर सकता है। रिफंड का प्रोसीजर भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई मई महीने का रेंट पे कर रहा है तो उसको टीडीएस काटेगा, जो मान लीजिए जितना 3500 रुपये हुआ, तो अगले मई से 7 जून से पहले है वो इनकम टैक्स के पास है वो ये रेंट जमा करवाना पड़ेगा अक्सवाई प्राइवेट लिमिटेड को। अब आपके मन में सवाल होगा कि जय सिंह का तो भाई 3,500 का नुकसान हो गया, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये टीडीएस वो रिफंडेबल होता है। यदि इसकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है, 5 लाख 7 लाख से कम इसकी इनकम है सालाना की, सिर्फ ये किराए से ही पैसे कमाता है और कोई इनकम का सोर्स ही नहीं है, यदि इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती तो इसके पैसे है वो उसको वापस भी मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टीडीएस डिडक्टर क्या है, टीडीएस डिडक्टिव क्या है, और टीडीएस कौन काटता है, जो किराए पर लेता है वो काटता है, किसका कटता है, जिसकी इनकम होती है उसका कटता है। दूसरी बात है रेंट पर कितना कटता है, 10% कटता है। जो टीडीएस काटा जाता है वो इनकम टैक्स के पास जमा करवाना पड़ता है, और जो जय सिंह का कटा है वो हर साल या फिर हर साल का जब भी ITR फिल करेगा तो उसको रिफंड हो जाएगा। यह मैं डिटेल से एक्सप्लेन आगे करूँगा। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि यदि टीडीएस नहीं काटा जाए तो क्या होगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अक्सवाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, 35,000 रुपये महीना से उन्होंने बिल्डिंग ले रखी है, मकान ले रखा है, सालाना है वो 4,20,000 रुपये का उसका खर्चा होता है। 4,20,000 का खर्चा अक्सवाई प्राइवेट लिमिटेड का होता है। जब ये प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट बनाएगी या फिर बैलेंस शीट बनाएगी, सीए के पास जाएगा तो सीए कहेगा कि तूने 4,20,000 रुपये का रेंट पे किया है, तेरी बात मानते हैं, लेकिन तूने टीडीएस कट क्यों नहीं किया। ठीक है, टीडीएस नहीं कट किया तो ये है वो बैलेंस शीट भी आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, बैलेंस शीट ही नहीं बनाएगा, सीए ही इग्नोर कर देगा आपको, पहली बात तो। दूसरी बात है कि सीए भी करके आप बैलेंस शीट जनरेट कर लेते हैं और ये एक्सपेंस के अंदर दिखा देते हैं कि रेंट एक्सपेंस के तौर पर 4,20,000 रुपये आपका हर उस साल के अंदर लगा है, तो इनकम टैक्स है वो इसको डिसअलाउ कर देगा कि आपने टीडीएस काटा नहीं, तो हम नहीं मानते कि ये आपका खर्चा हुआ है, हम तो इसको इनकम में ही कंसिडर करेंगे, ये आपकी इनकम ही है, कोई खर्चा नहीं हुआ, आपका प्रॉफिट है ये। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है तो जितनी भी आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो इनकम टैक्स भी आपको जमा करवाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अब आपका सवाल यह है कि इनकम टैक्स मतलब टीडीएस नहीं काटा जाए तो क्या होगा। ये कंपनी है, ये 4,20,000 रुपये का हर साल रेंट पे करती है, यदि ये टीडीएस काट के नहीं पे करेगी तो इसके सीए इसको मना कर देगा, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट के अंदर वो नहीं चढ़ेगा। बैलेंस शीट बन भी जाती है तो यहाँ पर ये इनकम टैक्स द्वारा है वो इसको एक्सपेंस के अंदर है वो मतलब कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये इनकम के अंदर कंसिडर हो जाएगा और फिर लायबल जितना टैक्स बनता है वो टैक्स भी पे करना पड़ेगा विद पेनल्टी। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो क्या टीडीएस है वो रिफंडेबल होता है। इसका आंसर है यस, टीडीएस रिफंडेबल होता है, लेकिन कुछ केस के अंदर रिफंडेबल नहीं होता। कौन से केस के अंदर? ये केस ये है कि यदि आप ऑनलाइन गेम खेल कर या लॉटरी से पैसे कमाते हैं तो इसके अंदर आपका टीडीएस रिफंडेबल नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर ना लिमिट है ना रिफंडेबल है, आपके टैक्स की लायबिलिटी बनो या फिर ना बनो, आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा तो पड़ेगा ही। ठीक है, अभी मैं उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ। टीडीएस इज रिफंडेबल इफ टोटल नेट इनकम इज नॉट मोर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड लिमिट। मान के चलते हैं कि 2024-25 की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 7 लाख रुपए। अभी इसके अंदर कंफर्म हो या नहीं हो, चलिए मैं आपको गूगल पे लेकर चलता हूँ और यहाँ पर ई फिलिंग वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ आपको। ई फिलिंग इनकम टैक्स की वेबसाइट पर हम चलते हैं। ठीक है, पहली वेबसाइट हम खोल लेते हैं। इसके अंदर हमें कैलकुलेटर मिल जाता है। क्या? इनकम टैक्स कैलकुलेटर, यानी कितनी इनकम पर हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। हम इस कैलकुलेटर की मदद से एक बार बेसिक कैलकुलेटर से हम चेक कर लेते हैं। हम रिजिम सेलेक्ट करते हैं 2024-25। ठीक है, 2024-25 का रिजिम सेलेक्ट करते हैं। टोटल इनकम है वो हम डाल देते हैं कि 7 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं कि 7 लाख रुपए का हमारा क्या है, प्रॉफिट है। आपको पता होगा कि आपके पूरे टर्नओवर पर टैक्स नहीं लगता है, आपका जितना प्रॉफिट है ना उस पर ही
टैक्स लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैक्स अमाउंट 0 है, क्योंकि हमने 7 लाख रुपए तक न्यू रिजीम के हिसाब से न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 0 टैक्स पे करना पड़ता है हमें, यानी 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम हुई है तो आप इसे मोटा मोटा है वो 5 लाख लेके चलिए, क्योंकि पुराने रिजीम में भी 5 लाख ही था। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए तक की यदि आपका प्रॉफिट होता है 1 साल के अंदर अंदर तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब जय सिंह की इनकम के बारे में देखते हैं, कितनी इनकम हुई। 35,000 रुपये महीना कमाता है, 12 महीने के 4,20,000 हो गए। 4,20,000 में से 42,000 तो इसके TDS की कट गए, क्योंकि एक महीने का 3,500 रुपये कटा और 12 महीने का 42,000 रुपये तो क्या TDS का ही इसका कट गया। अब इसकी इनकम में 4,20,000 है, आप एक बार थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 5 लाख ही लेके चले, तो इसकी इनकम तो 5 लाख से कम है। आप कैलकुलेट कर लेना भाई, सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि आप जाके कैलकुलेट कर लेना, आपको यहाँ पर एडवांस कैलकुलेटर भी मिलता है। आप डेट वगैरह सेलेक्ट कीजिए, आप इंडिविजुअल हैं या फिर फर्म है, आपके LLP है, HUP है, जो भी है आप सेलेक्ट कीजिए, डेट सेलेक्ट कीजिए और फिर आप यहाँ पर डालने का ऑप्शन मिल जाता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। यदि इनसे इनकम हुई है तो आप यहाँ पर इनकम डालिए, फिर आपको दिखा देगा कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, आप ये इनके ऊपर ध्यान नहीं दीजिए, आपको बस इतना समझना है कि TDS रिफंडेबल किस केस के अंदर होता है। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है, आपका दायित्व तो नहीं बनता है, तो आप ये पैसे रिफंड करवा सकते हैं। रिफंड होगा या नहीं होगा, आपको पे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ये चलिए हम आगे बात करते हैं। चलिए आपको मैं पूरी डिटेल से उदाहरण के साथ बताता हूँ। एक केस तो मैंने आपको बता दिया, इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती तो वो पैसे वो रिफंड हो जाएंगे। रिफंड कैसे होंगे, ITR फिल करेंगे तब ITR प्रोसेस के अंदर चल रही 2-3 महीने के अंदर अंदर पैसे वापस आ जाते हैं। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ, जैसे कि ये कोई अन्य आदमी की है, मान लेते हैं कि अन्य आदमी की इनकम है, वो रेंट से पैसे कमाता है, उसकी 2 दुकानें हैं। ठीक है, एक दुकान से वो मंथली 35,000 कमाता है, एक दुकान से महीने का 40,000 रुपये किराया लेता है। दोनों मान लेते हैं कि 75,000 रुपये की महीने की उसकी रेंट इनकम है। ठीक है, रेंट की इनकम है उसकी 75,000 रुपये, सालाना होगी 9 लाख रुपये, क्योंकि एक से 4,20,000 कमा लेगा एक दुकान से और दूसरी दुकान से 4,80,000 कमा लेगा, तो एक साल के 90 मतलब 9 लाख रुपये है वो कमा लेगा, मतलब उसकी इनकम 9 लाख हो गई। ठीक है, दूसरी बात मंथली वो TDS कितना काटेगा, मतलब उसका कितना कटेगा, तो 4,20,000 में से 3,500 कटेगा, क्योंकि 35,000 रुपये महीने किराया था, 10% TDS कटेगा। ये 48,000 रुपये ये ईयरली कमाता है, 40,000 रुपये इसकी महीने की कमाई थी, तो TDS कटेगा 10% यानी कि 4,000 रुपये, तो 7,500 रुपये प्रति महीना है वो, एक महीने का 7,500 रुपये TDS कटेगा। और ईयरली देखें तो टोटल है मतलब यहाँ पर 90,000 रुपये का है ना, 90,000 रुपये का तो TDS कट जाएगा। 42,000 एक से कटेगा, एक दुकान से दूसरी दुकान से 48,000 कटेगा। अब 9 लाख रुपये इनकम है वो, तो टैक्स की लायबिलिटी बनती है इसकी। तो चलिए मैं आपको उदाहरण के साथ दिखा देता हूँ। यहाँ पर बेसिक कैलकुलेटर के अंदर आपको दिखा देता हूँ, बेसिक कैलकुलेटर, देन यहाँ पर हम 9 लाख कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार बैक चलते हैं, यहाँ पर हम 9 लाख कर देते हैं कि 9 लाख पर टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा न्यू रिजीम के हिसाब से। जी बिल्कुल, 46,800 रुपये है वो न्यू रिजीम के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर। तो अब मेरा मोटा मोटा कहने का मतलब ये है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँ कि किसी आदमी की 2 दुकानें हैं, एक दुकान को 35,000 रुपये किराए पर देता है, दूसरी दुकान को 40,000 रुपये प्रति महीने के किराए के हिसाब से देता है, तो ईयरली उसकी कमाई 9 लाख रुपये हो जाती है। TDS उसका है वो 90,000 रुपये वो कट जाता है। अब 90,000 रुपये TDS कटता है। आप उस इनकम को हमने कैलकुलेट किया था ना, जितना भी टैक्स था उसको एक बार भूलिए, मान लेते हैं कि इसकी टैक्स की लायबिलिटी 90,000 न बन के 85,000 ही बनती है, तो वो 5,000 रुपये उसको वापस मिल जाएंगे और बाकी है वो इधर उधर अरेंज हो जाएंगे, यानी TDS का पैसा इनकम टैक्स के अंदर चला जाएगा, TDS का पैसा इनकम टैक्स पे हो जाएगा आपका। और यदि आपको लगता है कि मतलब आपका टैक्स है वो ज़्यादा बनता है 90,000 से, 1,05,000 बनता है मान लेते हैं, तो 1,05,000 बनता है तो 15,000 रुपये है वो आपको पे करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह है कि TDS से इनकम टैक्स भी पे हो जाता है, और इनकम टैक्स से कम आपकी TDS कटा है तो भाई आपका मतलब पे करना पड़ेगा आपको। और यदि आपको लगता है कि इनकम टैक्स आपका कम बना है और आपका TDS है वो ज़्यादा कट गया है, तो वो आपका रिफंड हो जाएगा जब आप ITR फिल करेंगे। अभी हम फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि फॉर्म 16 है, 26AS क्या है। तो ये तो दोनों दोस्तों है ना, ये TDS सर्टिफिकेट है। फॉर्म 16 और फॉर्म 16 है वो एक TDS सर्टिफिकेट है। ये सैलरीड पर्सन को दिया जाता है, किस लिए कि भाई ये प्रूफ के तौर पर उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है कि तुम्हारा TDS काट के हम पैसे दे रहे हैं। और अदर सोर्स से यदि कोई कमाई कर रहा है ना, उस पर्सन को है वो TDS सर्टिफिकेट के तौर पर फॉर्म 16A दिया जाता है। अगर आपको समझ आ गया होगा, ये प्रूफ के तौर पर दिया जाता है कि तुम्हारी इनकम है वो TDS काट के हमने दी है। 26AS क्या है, ये फॉर्म उस आदमी के लिए होता है जो देख सकता है कि कौन TDS काटा है,
कब टीडीएस काटा है, कहाँ से टीडीएस काटा है, मतलब किस इनकम सोर्स पर टीडीएस काटा है, ये सारी डिटेल चेक करने के लिए फॉर्म 26A है वो दिया जाता है। आई होप आपको ये फॉर्म भी समझ में आ गया होगा। आई होप आप इस वीडियो के अंदर टीडीएस के बारे में काफ़ी कुछ सीखे होंगे। फॉर्म 16, फॉर्म 16A, 26AS 7 के अंदर टीडीएस क्यों काटा जाता है, टीडीएस काटे नहीं तो क्या होगा, और कौन कौन सी इनकम पर टीडीएस करता है, टीडीएस क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद है, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी डेफिनेटली करें। इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।